हाँ जी, ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बीएनएसएस। देखिए, अब तक हमारा आरजेएस का जो फर्स्ट बैच चल रहा था उसमें सिर्फ बीएनएस और बीएनएसएस से बचे हुए हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि इन सब्जेक्ट्स को लेट क्यों स्टार्ट किया गया। इसका पर्पस सिर्फ ये था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे टाइमलाइन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे चीज़ें चेंज होती है। और नए एक्ट कब से लागू होंगे, तो ये 1 जुलाई को लगे। उसके बाद उस टाइम सीपी चल रहा था। In the meanwhile, we have completed भारतीय साक्ष्य अधिनियम and so forth many of the acts. अब बीएनएस और बीएनएसएस हमारे स्टार्ट होंगे। आज जो फर्स्ट लेक्चर है बीएनएसएस का, सबसे पहले समझिए कि बीएनएसएस और सीआरपीसी में क्या मेजर डिफरेंस है। प्लीज जल्दी से सेटल डाउन होइए। सबसे पहला डिफरेंस समझिए कि बीएनएसएस और सीआरपीसी में क्या अंतर है। भारतीय नारी सुरक्षा संहिता और सीआरपीसी में क्या अंतर है, इसको मैंने एक पीडीएफ बनाई है। इसमें जितने भी चेंजेस हुए हैं, मैंने उन सब चेंजेस को एड्रेस किया है और उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं इन सब एक्ट्स के अंदर। ठीक है, ये एक पीडीएफ कंसोलिडेट है। इसमें बात की गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, इसमें बात की गई है भारतीय न्याय संहिता की और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। मतलब तीनों जो नए एक्ट आए वो कंपेरेटिवली पुराने वाले एक्ट्स में और इसमें क्या डिफरेंस है, जो भी मेजर चेंजेस है मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। आप लोग इस पे से चाहो तो पढ़ लीजिएगा। बेसिकली मैं आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आज एक ओरिएंटेशन लेक्चर है और ओरिएंटेशन लेक्चर है अबाउट द बीएनएसएस कि क्या है ये एक्ट और किस तरह से बनाया गया है। देखिए, हमारे देश में जितनी भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस को रेगुलेट करने के लिए एक प्रोसीजर दिया हुआ है। वो प्रोसीजर है सीआरपीसी। वो प्रोसीजर पहले क्या था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लेकिन अभी इसको गवर्नमेंट ने नाम चेंज करके नाम रख दिया है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब प्रोसीजर लॉज की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या पड़ती है, ये बात आप समझिए। प्रोसीजर लॉज होते क्या है, इनको आप एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सिविल केसेस एक अलग तरीके से काम करते हैं और क्रिमिनल केसेस एक कम्प्लीटली अलग उनका हो रहा होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ की बात हो या हर चीज़ की बात हो, हर चीज़ में डिफरेंसेस हैं। जो जैसा कि हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ा, मैंने आपको केस लिखा था जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मैंने बताया था वहाँ पे कि क्रिमिनल केसेस के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। प्रोसिक्यूशन क्या है, बेसिक कंसेप्ट से चलते हैं सर, ताकि आपको कल को भविष्य में जब आप मेंस लिखें, मेंस में आपको जजमेंट राइटिंग करनी पड़े, तो भी आपके कंसेप्ट साउंड हो। प्रोसिक्यूशन कौन होता है ये समझिए थोड़ा सा, उसको हम देखते हैं और फिर मैं बाद में इनके जितने भी डिफरेंसेस है उसको एड्रेस करूंगा। सर, प्रोसिक्यूशन हमेशा होता है स्टेट। कौन होता है सर? स्टेट। अब स्टेट में स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ गुजरात, सो एंड सो फोर्थ, कुछ भी हो सकता है। हमेशा जो अक्यूज होता है उसका नाम आता है यहाँ पर, अक्यूज का नाम आएगा जो दूसरी पार्टी होती है। ठीक है ना सर? अगर मैं कहता हूँ मिथु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो मिथु सिंह कौन थे इस केस में? अक्यूज थे। मैं कहता हूँ दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो दूधनाथ पांडे कौन थे इसमें? अक्यूज थे। तो हमेशा बात रखो, स्टेट के साथ में जो सामने पार्टी है वो या तो अक्यूज है। ठीक है ना सर? अब समझिए, तो शरद बृंदेश्वर शारदा वाले केस में शरद बृंदेश्वर शारदा कौन थे? ये अक्यूज थे। आपको मैंने स्टोरी बताई थी 3 भाइयों की शरद बृंदेश्वर शारदा में। सेम वही प्रोसेस है। होता क्या है, मैं आपको पूरा एक डिटेल तरीके से, ट्रायल कहाँ से होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से एंड होती है, मैं सेक्शन वाइज लिखवाऊंगा इस क्लास में। मैं ये बताऊंगा कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्रिमिनल केसेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्रिमिनल केसेस को कैसे फाइल किया जाता है, क्रिमिनल केसेस में कंप्लेन क्या होता है, क्रिमिनल केसेस में इंफॉर्मेशन पे केस क्या होता है। हम हर चीज को समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि कस्टडी कितने दिन की मिलती है। पहले 15 दिन की कस्टडी थी, अब वो चेंज करके कितने दिन कर दिया है, 40, 60, क्या कंसेप्ट है सर, समझाओ, वो भी समझाऊंगा। हम ये भी समझेंगे कि इंक्वायरी क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, ट्रायल क्या है, हम इनके डिफरेंसेस समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि यहाँ पर एफआईआर और कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस होता है, कि एफआईआर में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है सर वो क्या है और कंप्लेंट में इन्वेस्टिगेशन क्या है, हम उसको समझेंगे। कुछ कुछ चैप्टर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, उन पे ज्यादा एम्फेसिस रहेगा। कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछते हैं लेकिन मेंस में कभी नहीं आते। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कभी नहीं पूछते, ना प्री में पूछते, ना मेंस में पूछते, ना इंटरव्यू में आते। ऐसे भी हम चैप्टर आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे ज्यादा इनिशियली जो क्लासेस में वेटेज रहेगा वो वेटेज रहेगा आप लोगों के उन टॉपिक्स का जो सबसे ज्यादा पूछ जाते हैं, चाहे वो एफआईआर वाला पार्ट हो, कंप्लेन वाला पार्ट हो, या फिर अरेस्ट के रिगार्डिंग जो भी अरेस्ट के प्रोसीजर दिए हुए हैं। अब अरेस्ट के रिगार्डिंग जितने भी प्रोसीजर दिए हुए, चाहे वो हुसैनरा खातून हो, एसआर बत्रा हो, चाहे चाहे प्रेम शंकर शुक्ला हो, हम सबको वी विल मेंशन ईच एंड एवरी जजमेंट। ठीक है, हम सबको लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर होता है, कितने कोर्ट्स होते हैं, किस कोर्ट की क्या पावर है, किस कोर्ट को क्या एम्पावर किया हुआ है, हम इसको समझेंगे। मेजर किस किस कोर्ट को ट्राई करना मतलब होता है विचारण करना। एक शब्द मैं हमेशा बोलूंगा, आईआईटी। क्या बोलूंगा? आईआईटी। आईआईटी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। अन्वेषण, जांच और विचारण, 3 शब्द है सर। इन 3 शब्दों को समझना। पूरा सीआरपीसी यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, या पूरा बीएनएसएस यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से खत्म होता है।
दोनों देखिए, आरजेस के इस बार दोनों एक्स दिए हुए हैं, आरजेस में इस बार दोनों एक्स दिए हुए हैं। अभी हमारा आरजेस टेस्ट सीरीज जो हुई अपनी शनिवार को हुई थी, उसमें आप टेस्ट था बीएसए का या फिर आप इंडियन एविडेंस एक्ट का। एक भी सेक्शन वाला सवाल मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने सारे आपसे कंसेप्चुअल सवाल हिट किए, और जो हाई कोर्ट पूछता है उसी लेवल का मैंने पेपर रखा। और जैसे हाई कोर्ट पूछता है विच इज नॉट करेक्ट, विच इज करेक्ट, सारे सवाल मैंने वही पूछे। मैंने इससे कोई भी सवाल नहीं पूछा कि स्टॉपल कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, ये आप कोई भी बता देगा, अंधा भी बता देगा। तैयारी टफ करोगे तो टफ रिजल्ट मिलेगा। देखिए बात समझ लीजिए, आपका स्तर, आपका जो स्तर होगा तैयारी करने का, वो बताएगा कि आप किस ऊंचाई तक जाएंगे। आज भी एनएसएस का पहला लेक्चर है और आज ही ये बैच स्टार्ट हो रहा है। आज क्या देते हैं, 21 अप्रैल, आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम लोग अराउंड 70 क्लासेस हिट करेंगे। वी विल हिट अराउंड 60 to 65 plus 70 lectures we would take in this lecture. बीएनएस में सेक्शन कम हो गए, 350-400 के लगभग सेक्शन रह गए उसमें, तो उसमें अराउंड वी विल पिक अराउंड 50 लेक्चर्स। सब्जेक्ट लंबा है, लेंथी है, तो इसको हम पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो टॉपिक, जो पार्ट जितना ज़्यादा वेटेज रखेगा, देखिए मैं आपको जुडिशरी के लिए पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी पढ़ाता हूँ जो बच्चे वकालत करने के लिए इच्छुक है, मतलब जिनका टिल्ट ज़्यादातर लिटिगेशन की तरफ है। वकील और जज, ये समझ लीजिए आप लोग कि 1000 वकील बन रहे हैं तो उसमें से जज 2 ही बन रहे हैं, तो बाकी फिर 998 कहाँ जा रहा है, उसका भी मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। और अब्दुल लॉ अकेडमी उसका भी ध्यान रखती है। तो प्रैक्टिकल सिनारियो में हम समझाते हैं ताकि लिटिगेशन में भी स्टूडेंट को दिक्कत ना आए। प्रैक्टिकली क्या सीखोगे तुम 5 साल 7 साल में, वो तुम एक साल की क्लास में सीखते हो। बीएनएसएस को समझे और बीएनएसएस को थोड़ा फंडामेंटली देखते हो। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आईआईटी की, आईआईटी समझिए, हर स्टेज अलग अलग होती है, हर स्टेज अलग अलग होती है। मैं सबसे पहले बता रहा हूँ स्टेज नंबर 1, सेक्शंस नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। जो बच्चे एपीओ की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे पुराने हैं, उनके लिए मैं भी सेक्शंस को नहीं छेड़ रहा हूँ, सेक्शन छेड़ूंगा क्लास के साथ, ठीक है ना। अदरवाइज पहले मैं क्या बताता था सीआरपीसी में कि 191 ए बी सी, आप जाओ सीपीआई से, है ना, कंप्लेन पुलिस और इन्फॉर्मेशन, मैं आपको हमेशा ये बताता, लेकिन अब मैं वो नहीं बताऊंगा। मैं सेक्शंस में नहीं क्रॉस ऑन करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैं सेक्शन बताऊंगा तो आपको लगेगा बर्डन, और मैं दिमाग में बर्डन नहीं डालना चाहता आपके। देखिए हाईकोर्ट खुद सेक्शन वाले सवाल नहीं पूछ रहा है, लास्ट टाइम भी नहीं पूछे थे उन्होंने, 2024 का प्रीलिम्स उठा के देख लीजिए, इन मेजर 3 लॉज से सेक्शन वाले सवाल नहीं आए थे। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस बार सेक्शन वाले सवाल नहीं आएंगे, आएंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा बच्चों को। तो हाईकोर्ट खुद भी ये काम नहीं करेगा, और अगर हाईकोर्ट ने पूछे भी सही तो ज़्यादा नहीं पूछेगा, इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। फंडामेंटल सब्जेक्ट को पढ़िए, स्टेज 1। और हाँ, क्रैश कोर्स में भी बीएनए से स्टार्ट हो जाएगा इस वीक या नेक्स्ट वीक से, ठीक है। एफआईआर को समझेंगे सर थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ही एफआईआर फाइल होती है, एफआईआर लॉन्च होती है, एफआईआर लॉन्च होने के बाद सर इंफॉर्मेशन ले ली जाती है। 2 तरह के केसेस होते हैं, एक होते हैं कॉग्निजेबल, एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय और असंज्ञेय केस मामले। कॉग्निजेबल केसेस क्या होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल केसेस क्या होते हैं, ये वो केसेस होते हैं सर जिसको शेड्यूल बनाता है। देखिए ये एक्ट है मेरे हाथ में, देख लीजिए मेरे हाथ में ये एक्ट है बीएनएसएस का, आप सब लोग लेके आए होंगे, आशा करता हूँ। इसके अगर आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पर पूरा एक शेड्यूल दिया हुआ है। इस शेड्यूल से पता लगता है, इस अनुसूची से पता लगता है कि मामला कौन सा है, संज्ञेय है, असंज्ञेय है, कैसा मामला है। जब कभी भी मामला संज्ञेय होता है, कॉग्निजेबल केसेस होते हैं, कॉग्निजेबल केसेस में हमेशा फाइल होती है एफआईआर। जैसे किसी आदमी का डिफेमेशन किया है, क्या किया किसी आदमी का डिफेमेशन किया है, मानहानि करी है उसे, आप गए पुलिस स्टेशन में जाके आप चाहते हो कि जाके इफ यू वांट टू लॉज ए एफआईआर in this matter, you cannot do it because in the cases of defamation it is a non-cognizable case, and therefore there only be a criminal complaint in that matter। सिर्फ इसमें परिवाद होता है, ना कि एफआईआर। मैटर्स अलग अलग होते हैं। अभी ये लिस्ट को कितना याद करना पड़ेगा सर, ये लिस्ट को याद करना पड़ेगा, हाँ सर लिस्ट को कितना याद करना है, कितने केसेस आपको याद होने चाहिए, लिमिटेड कुछ केसेस याद होने चाहिए। एक बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सर चार्ज फ्रेमिंग का क्या रहता है, तो चार्ज फ्रेमिंग का भी शेड्यूल पीछे दिया हुआ है। बच्चा खुद से भी चार्ज फ्रेमिंग सीख सकता है, बच्चा खुद से भी जजमेंटिंग सीख सकता है, हर चीज़ बैरेक्ट के अंदर दी हुई है, हर चीज़ को बताया गया है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आपसे छुपी हुई है, ठीक है।
आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है सर, मैं आपको एक पूरा प्रोसेस लिखाऊंगा, ठीक है ना, लाइन से, लेकिन पहले बेसिक बेसिक समझ लीजिए, ओरिएंटेशन लेक्चर है। एफआईआर हुई सर, पुलिस वाले आपके स्टेटमेंट लेता था पहले 161 सीआरपीसी में, ठीक है, लेकिन अब जो उसका कोरिलेटिव सेक्शन है उसको नहीं लिख रहा मैं अभी, बस आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से, और ना मैं सेक्शन में डील करना चाहता। पुलिस वाले आपके स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट लिया और पुलिस जब पूरा इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड कर देती है तो एक पुलिस रिपोर्ट उसमें बनाई जाती है, जिसको बहुत से लोग चार्जशीट भी कहते हैं, ठीक है। ये चार्जशीट जब फाइल होती है, चार्जशीट के ऊपर होता है कॉग्निजेंस, क्या होता है इस पर, संज्ञान। अब संज्ञान कौन लेगा सर, संज्ञान वो मजिस्ट्रेट लेते हैं जो कि उस एरिया में है, यूजुअली ये क्या होता है लोकल एरिया में। अब क्या होता है सर, ये समझे, मान लीजिए आपके एरिया में होता है एक मर्डर, और मर्डर होने के बाद में ये जरूरी नहीं है कि आपको सीधा कोर्ट ऑफ सेशन के सामने लेके जा रहे हैं, आपको लेके जाया जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो आप लोग बनेंगे आरजेएस के बाद। आपके सामने जब लेके आते हैं तो आपके पास पावर होती है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी वो आप ही के उसमें रहेगा, समझ में, आप ही के उसमें रहता है, जुडिक्शन में रहता है वो। लेकिन जब आपके पास में चार्जशीट आ गई एक बार में, तो चार्जशीट आने के बाद में आपका क्या काम है सर, आपका काम है कमिट करने का। कमिट का मतलब होता है सुपुर्द करने का। ये सुपुर्दगी से सवाल आया 2024 में 209 सेक्शन से, स्ट्रेट फॉरवर्ड बैलेट की लाइन उठा के इन्होंने दी। सवाल इस एक्ट से आएंगे, आसान आएंगे। देखिए ये एक्ट लेंदी है मानता हूँ, लेकिन टफ नहीं है। कुछ एक्ट है कुछ एक्ट है जो छोटे हैं लेकिन बहुत टफ है, लेकिन ये लेंदी है लेकिन आसान है। प्रोसीजरल लॉज हमेशा आसान होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ टफ होते हैं, ये बात बिल्कुल याद दिमाग में फिट कीजिए। प्रोसीजर लॉ आसान होते हैं क्योंकि जितने दिन उसने लिख दिए उतने ही दिन तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उससे ज्यादा आप बियॉन्ड आप नहीं जाते। यहाँ पर सब कॉग्निजेंस होता है। कॉग्निजेंस का मतलब होता क्या है सर, कोई डेफिनेशन दी हुई नहीं है। कॉग्निजेंस का सिंपल मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है संज्ञान। संज्ञान किस चीज का सर, संज्ञान इस चीज का कि वेदर द प्राइमा फेसी केस हैज मेड आउट और नॉट। इंक्वायरी का भी ये लाइन होती है सर, हम भी देखते हैं। अब बहुत से केसेस में इंक्वायरी नहीं होती, सीधा वहां पर अलग अलग स्टेजेस है, अलग अलग प्रोसेस होता है सर फॉलो। जब तक पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं होती, दिस इज द होल केस ऑफ, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अन्वेषण। मैं बात करता आईआईटी की, पहला आईआईटी का पहला आई है इन्वेस्टिगेशन। थोड़ा सा गैप रहता है यहाँ पर, हमेशा कुछ समय का अंतराल होता है। इस अंतराल का जिक्र मैं करूंगा आपको कन्फेशन पढ़ाते समय। ये जो गैप मैंने यहाँ पे बताया, जब मैं आपको कन्फेशन पढ़ाऊंगा, संस्वीकृति पढ़ाऊंगा, तब मैं इसका थोड़ा सा आपको पासिंग रेफरेंस दूंगा और आपको समझाऊंगा कि मैंने उस टाइम पे गैप दिया था, ठीक है। दूसरा, जब कॉग्निजेंस होता है सर, कॉग्निजेंस होने से लेकर टिल द स्टेज ऑफ कमिटल, जब तक मामला सुपुर्द नहीं होगा। बीच में कुछ और स्टेजेस भी होती है, जैसे इश्यू प्रोसेस होता है बीच में। क्या होता है सर, इश्यू प्रोसेस। इश्यू प्रोसेस होने के बाद में मतलब उद्देशिका को जारी करना कि कैसे बुलाया जाए उसे, 204 के अंदर कैसे बुलाया जाए उसे। कुछ डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाते हैं अक्यूज को 207 208 के अंदर, वो सब अलग अलग प्रोसेस है। लेकिन जब हम बात करते हैं बीएनएसएस में, तो सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस जो हुए हैं वो इसी पार्ट में हुए हैं, एफआईआर वाले पार्ट में ही हुए हैं। मेजर चेंजेस कहाँ हुए, एफआईआर वाले पार्ट में। इसको समझाऊंगा और इसको बताऊंगा भी सही। एक पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ सबको, ठीक है। जब तक कमिटल नहीं होगा, कमिटल मतलब होता है सुपुर्द, क्योंकि तुम तो ट्राई कर नहीं सकते। क्या मर्डर का केस आप विचारण कर सकते हो क्या, नहीं, आपके पास शक्ति नहीं है। ये शक्ति कहाँ है, कैसे, किस कौन सा कोर्ट किस केस को कौन सा जज साहब ट्राई करेंगे, ये कहाँ दिया हुआ है शेड्यूल में। कुछ कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनके 10-10 साल की सजा है, लेकिन फिर भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ट्राई कर लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे आपके दिमाग में सवाल आने चाहिए कि सर अगर सर 10 साल तक का ट्राई कर सकता है, सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तो पावर इतनी होती सजा देने की, इसकी सजा देने की पावर 3 साल है, तो 10-10 साल तक कैसे ये लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर अलग प्रोविजन है, 323, 324, 325, हमको वो प्रोविजन हिट करने पड़ेंगे। तो देयर आर मल्टीफोल्ड प्रोविजन जो मैं आपको दिखाऊंगा, और मल्टीपल प्रोविजन आपको मैं बताऊंगा। पढ़ाई करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, रोज का रोज पढ़ते जाओ। 80 क्लासेस हैं, तो 80 क्लासेस का मतलब है कि 80 बार रिविजन हो जाना चाहिए। 80 बार रिविजन कैसे, आज फर्स्ट दिन है क्लास का, जो भी पढ़ा है उसको जाके रिवाइज किया आपने। दूसरा दिन है क्लास का, ज्यादा पढ़ाऊंगा, पहला दिन तो यही तक था ना सर,
दूसरे दिन यहाँ पहुंच गए, तो दूसरे दिन जाओगे घर पे तो पहला दिन का भी रिवाइज करोगे और दूसरे दिन का भी रिवाइज करोगे। तीसरे दिन घर जाओगे, पहले दिन का रिवाइज, दूसरे दिन का रिवाइज और तीसरे दिन का रिवाइज। 80 दिन तक 80 बार रिवाइज कर लिया तो सब्जेक्ट जो है वो क्लास के साथ ही क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं टॉपर्स में, और जो बच्चे एवरेज रहते हैं उनमें मिस्टेक ये होती है। आप कोचिंग कर रहे हो, कोचिंग के बिना भी बना जा सकता है। मैं कोचिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ खुद भी। मैं आपको कि सर खुद कोचिंग खोल के बैठे हो ऐसे कहते हो, हाँ बच्चा खुद से भी मेहनत करके पढ़ सकता है, बन सकता है, समय लगेगा उसे। अगर कोचिंग करके भी समय लग रहा है आपको तो उसमें नुकसान और गलती आपकी है। गलती किस चीज़ की आपकी, सर जिस दिन पढ़ा रहे हैं जितना पढ़ा रहे हैं उतना याद करो, जिस दिन जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ा रहे याद करो। अगर ये प्रोसेस आपने कंटिन्यू रखा टिल द इटर्निटी, देखना आप जब 80 क्लासेस खत्म होगी तो 80 बार आपका क्या हो जाएगा सर, रिवीजन। और ये बात जब समझ लोगे, और ये एक सब्जेक्ट पे नहीं करना है, सब में करना है। तुम सोचो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हें टाइम होगा क्या आपके पास में? लेकिन अगर लास्ट में भागोगे कि यार एक बार सब्जेक्ट खत्म हो जाए, फिर जब टेस्ट अनाउंस कर देंगे सर तब मैं तैयारी करना स्टार्ट करूंगा, कुछ नहीं आऊंगा। फिर 120 में से 110 में से 40 50 60 नंबर ही रह जाएंगे। अपने पेपर मैं फालतू पेपर नहीं लेता हूँ, मैं आपको सेक्शन वाइज सवाल नहीं, मतलब मैं इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं है। बच्चा आंखें बंद करके सवाल नहीं सोल्व कर सकता, बहुत दिमाग चलाना और लगाना पड़ेगा उसको सवाल सोल्व करने के पहले। और हर पेपर की क्वालिटी वही है, ठीक है सर। तो यहाँ तक तो स्टेज होती है जब तक कमिट नहीं कर दिया, मामला सुपुर्द नहीं कर दिया, ये स्टेज होती है सर इंक्वायरी की। और जब चार्ज फ्रेमिंग स्टार्ट होती है, क्या होती है सर? चार्ज फ्रेमिंग। अब चार्ज फ्रेमिंग क्या होती है सर, ये समझो। सर सिविल केसेस में तो हम लोग इशू फ्रेम करते थे, क्या करते थे? इशू, भाई ये इसके विवादक है। तबकि यहाँ पर क्या होता है, आरोपों का विरूपण होता है, ठीक है ना सर। आरोपों को हम निरूपित करते हैं, आरोप क्या क्या है हम उसको बताते हैं कि व्हाट आर द चार्जेस, हम यहाँ पे चार्जेस फ्रेम करते हैं। ये स्टेज वहां से होती है जहां से आरोप, जहां से चार्ज फ्रेमिंग स्टेज स्टार्ट हो जाती है, ये कहलाती है, यहाँ से समझ लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका ट्रायल। ये 3 चीजें स्टार्ट समझिए। एक और स्टेज होती है, एक और स्टेज होता है, पहला तो था एफआईआर के ऊपर केस दर्ज होना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसके ऊपर मामला केस स्टार्ट होता है, क्रिमिनल केस स्टार्ट होता है। दूसरा होता है कंप्लेन केसेस। अब कंप्लेन केसेस का फॉर्मूला समझिए। मान लीजिए कंप्लेन केसेस किस में जाती है सर? कंप्लेन केसेस जाती है सर कॉग्निजेबल में भी जाती है और नॉन कॉग्निजेबल में जाती है, मतलब संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों मामलों में कंप्लेन होती है। आप कहोगे सर जब कॉग्निजेबल है तो उसमें एफआईआर दर्ज कर दे, लेकिन अगर पुलिस ने मना कर दिया एफआईआर को लेने से, तो पुलिस एफआईआर दर्ज ही नहीं कर रही है तो, क्योंकि पुलिस क्या है थोड़ी सी रिलेक्टेंट होती है। हम ये भी डिस्कस करेंगे, हम केस क्लोज के साथ ये भी डिस्कस करेंगे इसमें। भजन लाल ललिता कुमारी, रमेश कुमारी, वी विल सी मेनी ऑफ द जजमेंट्स, उसमें क्या क्या गाइडलाइंस दी है विद रेस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर, कि एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो तो कौन कौन सी गाइडलाइंस आपको लगानी होती है। ये पूरा पार्ट प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में, रियल प्रैक्टिस में कैसे ये प्रोविजंस काम करते हैं। कंप्लेंट केसेस के ऊपर आते हैं, तो इसमें कंप्लेंट केसेस में एक जजमेंट मैं आपको बताऊंगा, देवरापल्ली। हम वी विल डिस्कस देवरापल्ली जजमेंट इन द कंप्लेंट केसेस। अब कंप्लेंट केसेस क्या होते हैं सर? कंप्लेंट केसेस मतलब होता है कि सर एफआईआर तो दर्ज हुई नहीं, या फिर एफआईआर दर्ज होने वाला मैटर ही नहीं था, ये तो था सर असंज्ञेय मामला, इट्स ए नॉन कॉग्निजेबल केस। तो मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया आपने, सिंपल पेटिशन की फॉर्म में मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन लगा दी कि सर ये एक मैटर है, इस मैटर में प्लीज आप, ये एक मामला है सर, इस मामले में प्लीज आप क्या कीजिए, क्या कीजिए, इस मामले में संज्ञान लीजिए, क्या कीजिए। अब इसमें क्या होता है, संज्ञान पहले होता है, क्या पहले होता है सर? संज्ञान। जबकि क्रिमिनल केसेस एफआईआर में आप देखोगे तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में क्या होता है, संज्ञान होता है, जबकि यहाँ पर होता है संज्ञान पहले। इफ यू लुक एट सेक्शन 192 आई बिलीव, अर्लियर पुराना सेक्शन था 192, जहाँ सीजेएम्स आपको देते हम लोग। क्या बोल रहे हो? एनीवन है वो ओल्ड बैरक? तो अब होता क्या चीज है सर, अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली में जाके समझाता हूँ। यस, इट इज 192। अब समझिए प्रैक्टिकल में थोड़ा सा होता क्या है सर, हम ही समझते हैं
कि आप लोकल मजिस्ट्रेट को क्या दोगे, परिवाद दोगे, लेकिन लोकल मजिस्ट्रेट को आप परिवाद नहीं देते। आप देते हो किसको, प्रैक्टिकली इसको देते हो, सीजेएम साहब को देते हो या फिर एसीजेएम साहब को देते हो। एसीजेएम साहब कॉग्निजेंस ले लेते हैं इस पे, इनकी हायरार्की समझते हैं कि कौन जेएम कौन है, सीजेएम कौन है, एसीजेएम कौन है, फिर एडिशनल सेशन जज कौन है, सेशन जज कौन है, प्रिंसिपल सेशन जज कौन है, असिस्टेंट सेशन जज राजस्थान में होगा नहीं होगा, क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास राजस्थान में है, इनको भी हम लोग समझते हैं। एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग। तुम्हारे माइंड में 100 सवाल हो गए, लेकिन बाय एंड ऑफ दिस क्लास यू विल गेट ऑल द आंसर्स। ठीक है सर, कि कौन क्या है, हायरार्की क्या है उसकी, कौन किसको क्या समझेगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि कंप्लेंट केसेस की जो इनिशियल स्टार्ट हो जाती थी वो हो जाती है सर आप जब सीजेएम को या फिर एसीजेएम साहब को आप कंप्लेंट देते हो। ठीक है, वो क्या करते हैं सर, कंप्लेंट लेते समय परिवाद के समय क्या करते हैं सर, सबका एग्जामिनेशन कर लेते हैं। कुछ कुछ एग्जामिनेशन के जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो अलग अलग पार्ट में दिए हुए हैं। 200, 201, 202 मेनली इससे काम करते हैं, 3 सेक्शन से जो कंप्लेंट केस में काम करते थे। अब उसके को रिलेटिव सेक्शन 200, 201, 202 मेनली ये प्रोविजंस थे जो इसमें काम करते हैं इन दैट रिगार्ड। आने वाली क्लास में हम ये समझेंगे कि कंप्लेंट केसेस किस तरह से होते हैं और कंप्लेंट केसेस में क्या काम लिया जाता है। संज्ञान यही हो जाता है सर, कॉग्निजेंस यहीं पे ले जाते हैं। जबकि दूसरा जो केस था एफआईआर में कॉग्निजेंस कहाँ हो रहा था सर, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो रही थी। एक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे भी होती है, एक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे भी होती है। 201, 202 के मैटर में भी क्या एक इन्वेस्टिगेशन है, और वो इन्वेस्टिगेशन एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन से कैसे अलग है हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ये भी मेंस में सवाल पूछा हुआ है कि क्या डिफरेंस है चैप्टर 15 के इन्वेस्टिगेशन में और चैप्टर 12 के इन्वेस्टिगेशन में। ये भी एक मेंस में सवाल आया हुआ है आज जिसमें हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। थर्ड होता है सर इंफॉर्मेशन पे, इंफॉर्मेशन केसेस में मैं इसका एक पूरा डायग्राम बनाऊंगा। अभी तुमको समझा रहा हूँ, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस सिर्फ समझिए। एक होता है सर इंफॉर्मेशन पे, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। तुम हो सिविल जज या फिर तुम हो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तुम अखबार पढ़ रहे हो और अखबार में देखा कि एक मारपीट हुई, पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार किया, समाज में रोष, ऐसे करके तुमने न्यूज पढ़ी। अब तुम्हारा एरिया था और तुम वहीं के ग्राम न्यायालय में मजिस्ट्रेट थे। तुम्हारा लोकल न्यूज़पेपर था, तो तुमने एसएचओ से जानकारी ली कि क्या मामला है ये। एसएचओ साहब ने बोला कि सर ये कोई मामला नहीं बनता, लेकिन तभी तुम दिन में कोर्ट में बैठे थे और तुम्हारे पास में तुम्हारे संज्ञान में तो था मामला, लेकिन तुमने सोचा कि यार आज अगर कोई कंप्लेंट फाइल कर देता है इसके रिगार्डिंग तो ठीक है, अदरवाइज मैं इवनिंग तक क्या ले लूंगा, इस पर सो मोटो कॉग्निजेंस ले लूंगा। पर प्रैक्टिकली कोई नहीं लेता सो मोटो कॉग्निजेंस, प्रैक्टिकली सो मोटो कॉग्निजेंस कोई नहीं लेता। बात समझ में आई? क्योंकि देखिए आप किसी की लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, ये एक पोस्ट ऐसी और एक पद ऐसा है कि आप बहुत पीसफुली काम करना चाहते हैं। क्या पता कोई मैटर पॉलिटिकली इनिशिएटिव हो, पॉलिटिकली रूप से इनिशिएट कर रखा हो, कल को क्या पता आप ही को फंसा दे। देखो वैसा है, तो मेरा बात समझिए। 10:30 का कोर्ट होता है, सर्दियों में क्या होता है 10:30 का, अभी 7:30 का कोर्ट चल रहा है। कल को तुम अगर ऐसे कोई प्रोएक्टिव एक्शंस लेते हो जुडिशरी में, उसका मतलब ये है कि तुम फिर गलती करने का स्कोप नहीं छोड़ सकते। मतलब ये है 10:30 का अगर कोर्ट है तो 10:30 पे फिक्स डोर तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, 4:30 तक तुम्हें बैठना पड़ेगा, 7:30 से 12:30 तक बैठना ही पड़ेगा। तुम ऐसे लिबर्टी नहीं ले सकते कि यार चलो केस खत्म हो गए 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले कोर्ट छोड़ दो, नहीं तुम नहीं कर सकते। छोड़ा तुमने तो तुम्हारा वही वीडियो बना देगा वो, देखो जज साहब की खाली चेयर है, और तुम्हें शिकायत कर देगा रजिस्ट्री में। तो कोई भी सुओ मोटो नहीं लेता है, बात समझ में नहीं सर? सुओ मोटो छोड़ रखा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए, प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल में कौन ले रहा है सर? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ले रहे हैं, बाकी तो लोअर जुडिशरी से कोई सुओ मोटो नहीं ले रहा। ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि हीरो बनने में कोई फायदा नहीं है, लेकिन डायरेक्ट में दिया हुआ है और जो बता रखा है कि इन्फॉर्मेशन में भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क रहता है लोकल लीडर्स का, पॉलिटिकल का, और वो बहुत पंगे है उसमें। अब कोई मजिस्ट्रेट नहीं चाहता कि उसमें इंटरवीन करें ऐसे मामलों में। इंफॉर्मेशन का केस सिंपली होता है सर, जैसे सूचना प्राप्त होती है मजिस्ट्रेट सूचना पे ही कॉग्निजेंस ले लेता है। ठीक है, जैसे दिल्ली में रोहिट्स होते सर 2020 में, दिल्ली में दंगे हुए 2020 में। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस थे, जस्टिस का नाम नहीं लूंगा, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस थे, एक बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर थे। ही हैज मेड सच स्टेटमेंट
और उसके स्टेटमेंट पर उनका एक कमेंट था, जो हाई कोर्ट जज थे उनका। बाद में वो उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनकर रिटायर्ड हुए और उनका ट्रांसफर हो गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। उनका एक स्टेटमेंट था कि द जुडिशरी शुड हैव टेकन, उन्होंने इस पे इंफॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस लिया था, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि बाकी मजिस्ट्रेट भी ले सकते हैं कॉग्निजेंस, उनको किसी ने रोका नहीं है। लोकल एरिया जो मजिस्ट्रेट थे उसके बारे में बात कर रहे थे वो। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके सामने कितना भी गलत काम हो रहा हो, लेकिन आप कॉग्निजेंस में नहीं जाते हो, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान आपको झेलने पड़ेंगे आपके सर्विस में। ये सब नहीं लेते, प्रैक्टिकली भी नहीं लेते, और आप ऐसा मतलब 100 सालों में एक बार किसी ने लिया हो तो लिया हो, अदरवाइज इस पे नहीं लिया जाता। असल में यही सर, जिस दिन आपको इन्फॉर्मेशन मिली उसी दिन आपने कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान ले लिया। अब कॉग्निजेंस की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें एक केस पढ़ाऊंगा मैं आपको, सोनिक सोनिक इन्फॉर्मेटिक्स करके एक केस है, मैं आपको वो लिखवाऊंगा। और वो जो डेफिनेशन होगी वही डेफिनेशन आपको इंटरव्यू में बोलनी है कि कॉग्निजेंस की क्या परिभाषा होती है। समझ में आई सर? क्योंकि अभी इंटरव्यू चल रहे थे, उसमें पूछा था कि कॉग्निजेंस की परिभाषा क्या होती है, तो वी विल डिस्कस दोस डेफिनेशंस आल्सो। क्योंकि देखिए ऐसे तो परिभाषा कहीं दी भी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन में इसको बताया कि क्या होता है। अब समझे थोड़ी हायरार्की को, कौन से कोर्ट को ट्राई करने की पावर है, किस किस कोर्ट किस तरह से ट्राई करता है, कौन सा कोर्ट किस तरह से काम करता है, शेड्यूल कितने हैं, इसको समझ लीजिए। पहले हायरार्की समझते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की, हायरार्की समझते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की। देखिए सर, मैं राजस्थान की बात करता हूँ एक, और एक मैं बात करता हूँ इंडिया की, ठीक है ना सर? आप कहोगे सर क्रिमिनल कोर्ट तो सर सेम ही है, आप राजस्थान और इंडिया को बाइफिकेट क्यों किया आपने? हाँ, सीआरपीसी जो है सर, सीआरपीसी है कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर। ये सवाल पूछा किसमें? जेएलओ में, जेएलओ 2023 में, किसी को पता होगा अगर तो। सीआरपीसी किसका सब्जेक्ट मैटर है सर? कनकरेंट। कनकरेंट का मतलब होता है समवर्ती सूची का। अब समवर्ती सूची क्या है सर? सर देखिए ऐसा है, हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची को तीन उसमें वर्गीकृत किया गया है। एक है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, एक है सेंट्रल लिस्ट, और एक है कनकरेंट लिस्ट। अब ये जो सूचियों में जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर कानून बनाने की शक्ति है। तो सीआरपीसी एक ऐसा प्रावधान है जिस पर कानून बनाने की शक्ति किसको भी है? राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी है। बात समझ में आई सर? तो केंद्र द्वारा बनाए हुए किसी कानून को, इफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी अमेंडमेंट इन द लिस्ट। वैसे सर राजस्थान में कुछ अमेंडमेंट्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। और इस हायरार्की समझिए, राजस्थान की हायरार्की कुछ अलग है सेंट्रल की हायरार्की से। ये हम आज देखते हैं। हायरार्की का मतलब होता है कि इनकी वरीयता कैसी, किस क्रम में क्या, कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं। भाई क्रिमिनल कोर्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे मैंने आपको जब सीपीसी पढ़ाया होगा तो उस टाइम मैंने बताया होगा कि देखिए सर, पिक्यूनरी होता है, टेरिटोरियल होता है, सब्जेक्ट मैटर कोर्ट होता है, जुडिक्शन के अलग 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 कोर्ट है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक जुडिक्शन है, वो है, यहाँ पर सिर्फ एक जुडिक्शन है, वो है टेरिटोरियल। अब टेरिटोरियल मतलब होता है क्षेत्रीय, यहाँ क्षेत्रीय अधिकारिता वाले कोर्ट काम करते हैं। सबसे ऊपर जो कोर्ट है राजस्थान में वो है हाई कोर्ट। फिर आता है सर कोर्ट ऑफ सेशन। इस कोर्ट ऑफ सेशन के साथ में बहुत सारी दिक्कत है। इसको हम लोग स्पेशल कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम्हें अगर कोई पता लगे कि यार ये एक स्पेशल कोर्ट बनाया हुआ है, जैसे एनडीपीएस की कोर्ट है कि स्पेशल कोर्ट बैठती है इसमें, तो एससी एसटी की कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट बैठेगी। स्पेशल कोर्ट हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन होती है। बात समझ में? इनमें अधिकारी कौन कौन से बैठते हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं अभी, वैसे समझ लीजिए हाई कोर्ट, फिर कोर्ट ऑफ सेशन, फिर आते हैं सर सीजेएम। ठीक है, सीजेएम के बाद आता है सर जेएम फर्स्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और फिर आते हैं सर जेएम सेकंड क्लास। सीआरपीसी में इसके साथ में एक और आदमी था, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। लेकिन अब ये वरीयता हटा दी गई है। बीएनएसएस में मेट्रोपॉलिटन शब्द को ही हटा दिया गया है। ये देखिए अंग्रेजों की मानसिकता, इन्होंने कहा है इसको, क्या कहा है कि मेट्रोपॉलिटन शहर, सिटी सिविल कोड, ये सब क्या है? अंग्रेजों की मानसिकता है। तो इस वजह से इन्होंने शब्द को हटा दिया। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि ये कोर्ट्स बंद हो गए। नहीं सर, जयपुर में आज भी 2 मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हैं। जयपुर में एक सेशंस कोर्ट भी है। टेक्निकली जयपुर में 3 तरह के कोर्ट्स हैं, मेट्रोपॉलिटन भी है और कोर्ट ऑफ सेशंस भी है। बात समझ में? उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे एडीजे कोर्ट्स भी है, जैसे सांगानेर एडीजे कोर्ट है,
चाकसू एडीजे कोर्ट है, चोमू एडीजे कोर्ट है, तो देर आर सो मेनी मल्टीपल कोर्ट्स ऑल्सो। कोर्ट्स खत्म नहीं हो रहे हैं, कोर्ट्स तो हैं, लेकिन उनके जुरिडिक्शन अलग अलग हो रहे हैं। ये बात समझ में आई? अब ये सब नहीं है सर किसमें, बीएनएसएस के अंदर, ठीक है ना सर। इन सबका वर्ड एक टर्मिनोलॉजी हटा दी है। अब जयपुर वाला भी है, वो भी क्या ही, वो भी किस नाम से कहलाया जाएगा भविष्य में? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही कहलाया जाएगा, भले से वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो। बात समझ में आई सर? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दो ही जगह है पूरे राजस्थान में, एक है जोधपुर में और एक है जयपुर में, क्योंकि ये दो मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर की हुई है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। आगे समझिए, ये तो है कोर्ट्स, मैं भी सिर्फ वर्गीकरण कर रहा हूँ किसका, कोर्ट्स का, ठीक है सर। अब राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में ये वाला कोर्ट नहीं है, बस राजस्थान में इतने ही कोर्ट है। राजस्थान में कितने कोर्ट है टोटल? इस कोर्ट को, कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में सुनिए, इसको हम लोग चिल्ड्रन कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी आरजेएस 2024 में मेंस में सवाल आया, एक बच्चे का जिसने 16 साल 17 साल का बच्चा था, उसने अपनी कार से किसी को उड़ा दिया, एक्सीडेंट है ना, और उसके बाद में वही पुणे वाला जो केस था, उसको उन्होंने फैक्ट्स में तब्दील करके पूछा। मैंने बच्चों की आरटीआई में कॉपी देखी, वो लिख रहे हैं चिल्ड्रन कोर्ट, वो लिख रहे हैं जे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कोर्ट। कि कोई कोर्ट नहीं होता है, पहली बात याद रखिएगा। कोर्ट सिर्फ होता है कोर्ट ऑफ सेशन। बच्चे लिख रहे हैं स्पेशल कोर्ट, नहीं सर, कोर्ट क्या लिखना है? सिर्फ और सिर्फ द कोर्ट ऑफ सेशन, क्योंकि यही है जो कोर्ट है। डेजिग्नेशन जो कोर्ट का लगता है वो ये लगता है, ठीक है ना सर। जो नाम आपको लिखना है जजमेंट राइटिंग में सबसे ऊपर, ऑफेंसेस बताते हैं कि ऊपर क्या नाम आएगा, ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आएगा या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएगा, कौन आएगा, ठीक है। अब इंडिया की बात करते हैं हम। इंडिया में सबसे ऊपर होता है सर सुप्रीम कोर्ट, फिर यूजुअली हाई कोर्ट होता है बाकी स्टेट्स में, कोर्ट ऑफ सेशन, सीजेएम, जेएम फर्स्ट क्लास और जेएम, ये हमारे राजस्थान में नहीं होते सर, ये प्राणी, ठीक है ना सर। एक और कोर्ट होती है, एक और कोर्ट होती है इंडिया के अंदर, उस कोर्ट को यहाँ पर सीजेएम के बीच में वो कोर्ट लगती है, और वो कोर्ट का नाम क्या होता है सर, समझिएगा। इसको बोलते हैं असिस्टेंट सेशन जज, मतलब ये हमारे यहाँ पे नहीं है और ये भी हमारे यहाँ पे, ये दो कोर्ट्स हमारे यहाँ पर नहीं है। असिस्टेंट सेशन जज ये हमारे यहाँ पर नहीं है, तुम सब समझो, असिस्टेंट या असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन हमारे यहाँ पे नहीं है, और ये होता भी नहीं है। होता क्यों नहीं है सर? इसको हमारे यहाँ पे इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि हमारे यहाँ पे एडीजेस होते हैं। कौन होते हैं? एडीजे। ये क्या करते थे पहले, सीजेएम को प्रमोशन देते हैं ना, तो सीधा एडीजे नहीं बनाते थे, उसको असिस्टेंट सेशन जज बनाते थे। बात समझ में आई सर? ऐसे प्रमोशंस होते थे पहले। अब ऑफिसर्स को देख लो, ऑफिसर कौन कौन से होते हैं सर? अब मैं बात करता हूँ राजस्थान की, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन में आपको मिलेंगे कौन? प्रिंसिपल सेशन जज। कौन मिलेंगे सर? जो सबसे हेड होते हैं। हाई कोर्ट में जो हेड होता है सर वो कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कौन राजस्थान के चीफ जस्टिस कौन है? कौन कौन है राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस? जोर से बोलिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिस्टर एम श्रीवास्तव। पूरा नाम बोलिएगा, ऐसे बोलिए, एम श्रीवास्तव नहीं, ऑनरेबल एम श्रीवास्तव। पूरा नाम, हमेशा पूरा नाम पे ही फोकस किया कीजिए। कोर्ट ऑफ सेशन में होता है सर प्रिंसिपल सेशन जज। अब कोर्ट ऑफ सेशन में और भी लोग होते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन में और भी लोग होते हैं। एडिशनल सेशन जज क्या बोलते हैं इसे? एक तो ये होते हैं जज सर, जिसके आगे भी एडिशनल लग जाए, जिसके आगे भी क्या लग जाए, अतिरिक्त लग जाए, ठीक है ना सर। इसका मतलब ये है कि इनकी और इनकी पावर सेम है। जैसे तुम मेरी क्लास से सारे बच्चे हो, तुम सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, कौन हो? तुम सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो 2024 के बैच के। बात समझना। अब तुमको जब प्रमोशन मिलेगा तो प्रमोशन कैसे मिलेगा?
जो रैंक 1 होगा वो पहले प्रमोट होगा। रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होता है जुडिशरी के अंदर। जुडिशरी में जो प्रमोशन होता है वो होता है किसके थ्रू, तुम्हारी रैंक के थ्रू, जो तुम रैंक लेके आए हो उसके थ्रू तुम प्रमोट होते हो, ना कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन के थ्रू। ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पर। बाकी रिजर्वेशन से आपको उसमें रिक्रूट कर लेंगे, लेकिन प्रमोट करते तुम्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। एक और बात, तुम सारे बच्चों में जो सबसे सीनियर होगा, सीनियर का मतलब रैंक में सीनियर होगा, वो सबसे पहले क्या बनेगा, प्रिंसिपल सेशन जज। तुम सारे के सारे बच्चे बनते गए, जब 2050 आया तो उस टाइम पे तुम्हारे से आधे लोग रिटायर्ड हो गए, और जो बचे उसमें जो सबसे सीनियर होगा वो किसी डिस्ट्रिक्ट का क्या बनेगा, प्रिंसिपल सेशन जज बनेगा। ये बात समझ में आई? दूसरी बात समझिए, दूसरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक तो फंडा ये होता है, दूसरा होता है सीजेएम का। किसका? सीजेएम के साथ में लोग होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एसीजेएम। एसीजेएम का मतलब होता है सर कि इन दोनों की पावर तो सेम है, लेकिन सीनियरिटी में कौन आगे, सीजेएम। सीनियरिटी में कौन आगे सर, सीजेएम साहब आगे हैं। तो ये इनकी बेसिक हायरार्की है कोर्ट्स की, कि सीजेएम साहब सबसे ऊपर है, उसके बाद एसीजेएम। पावर में सेम है। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में एक होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब डीजीपी इज द हेड ऑफ राजस्थान, वो पुलिस में, पुलिस का हेड है पूरे राजस्थान की पुलिस का, ठीक ना सर, इसका नाम है डीजीपी। लेकिन आपने देखा होगा कि जो सिमिलर बैच के हैं उनको आप ऐसे बनाते हो एडीजीपी, एडीजीपी बनते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आपने देखा होगा कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो आप देखोगे सर ये हायरार्की के में इसको चेंजेस किए गए हैं। जैसे ही अब जिले में सीजीएम तो एक ही होता है, जिले में क्या होता है सर, सीजीएम एक ही होता है, जिले में प्रिंसिपल सेशन जज एक ही होता है। इस प्रिंसिपल सेशन जज को क्रिमिनल केसेस सुन रहा है तो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल सेशन जज, और सिविल केसेस सुन रहा है तो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं पीडीजे, ठीक है ना सर। तुम्हारी जो अथॉरिटी है ना, जिसके अंडर तुम्हें पूरा तुम्हारे जो ऊपर जो सुपरविजन रखता है वो रखता है प्रिंसिपल सेशन जज। बात समझ में आई? इसके नीचे जो बाकी लोग होते हैं वो होते हैं जेएम फर्स्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। उसकी कोड भी वही है, उसका नाम भी वही है। उसका नाम भी क्या है सर, कोर्ट और डेजिग्नेशन एक ही है उसका, अलग अलग नहीं है, ठीक है सर। बात समझ में आई? असिस्टेंट सेशन जज का हमारे बीच में नहीं आता काम, हमारे राजस्थान में नहीं है असिस्टेंट सेशन जज, लेकिन कहीं कहीं पे है, किसी किसी स्टेट्स को फॉलो करते हैं, यूपी में है। तो अब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोविजन फॉलो होते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं है तो हम उसको लिखते भी नहीं। इनकी पावर्स भी कुछ अलग अलग की हुई है राजस्थान में कुछ इनकी पावर्स भी अलग अलग की हुई है, ठीक है सर। बेसिक फंडा समझ में आया? लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखना स्टार्ट कीजिए प्लीज। इस संहिता को अधिनियमित किया गया, या ऐसे लिखिए, इस संहिता पर राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई। इस संहिता पर राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई 25 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2023। The date of enactment of this code, the date of enactment of this code, the date of enactment of this code, 25 December 2023। The date of enforcement, the date of enforcement, the date of enforcement प्रवर्तित किया गया, प्रवर्तित किया गया। The date of enforcement is 1 जुलाई 2024। प्रवर्तित किया गया 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से। लिखिए, टोटल चैप्टर, कुल अध्याय 39, कुल अध्याय 39, टोटल चैप्टर 39, टोटल चैप्टर 39 39। It also includes two schedules. It also includes two schedules. It also include two schedule.
ठीक है सर, शेड्यूल्स करेंगे। अब क्या करेंगे? शेड्यूल्स। देखिए सर, शेड्यूल को शेड्यूल 1 को दो भागों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। क्लासिफिकेशन नंबर 1 और क्लासिफिकेशन नंबर 2। लिखिए अनुसूची प्रथम वर्गीकरण क्रमांक 1, वर्गीकरण क्रमांक 1, वर्गीकरण क्रमांक 1, इसमें लिखिए प्लीज, यहाँ लिखिए ऑफेंसेस अंडर, इधर लिखिए ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता, ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराध, यहाँ लिखिए भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराध, भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराध, भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराध, इधर लिखिए ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ, किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपराध या किसी अन्य विधि के अधीन अपराध, किसी अन्य विधि के अधीन अपराध, किसी अन्य विधि के अधीन अपराध, अपराध। ठीक है ना सर? मतलब शेड्यूल को एक तो बोला हुआ है सर, देखिए एक तो ऑफेंसेस दिए हुए हैं कि भाई अपने इसमें बीएनएस में कितने ऑफेंसेस हैं। पहला चीज तो ये कि बीएनएस में कितने भी ऑफेंसेस हैं उसकी एक लिस्ट दी हुई है। दूसरा, एनी अदर लॉ में अगर मान लीजिए कहीं पे दिए हुए नहीं है कोर्ट्स, जैसे SC/ST नहीं बताया हुआ कि कौन से जज साहब बैठेंगे, या फिर कोई ऐसा एक्ट है जिसने नहीं बताया हुआ कि कौन से जज साहब आके केसेस को सुनेंगे। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में बता रखा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में आप लगाओ सेक्शन 12 के अंदर एप्लीकेशन, लेकिन हो सकता है ना कोई ऐसा एक्ट हो जिसके अंदर नहीं बता रखा हो कि कौन से जज साहब सुनेंगे। जैसे आप एक्साइज देखोगे तो एक्साइज में कौन है? सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट बताया हुआ है कि मजिस्ट्रेट सुनेगा, और मजिस्ट्रेट भी कौन सा एक्साइज के अंदर? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके अंदर लगी हुई एक्सरसाइज में। आप समझे एक्सरसाइज एक्ट क्यों लेके आए, ये लोग लेके आए आरएसएस के सिलेबस में? क्योंकि वहां पर है सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो मतलब जेम सुनता है उन केसेस को। लेकिन ये एक स्पेशल एक्ट है, तो जितने भी स्पेशल लॉज है, अदर लॉज है, मतलब आईपीसी छोड़, मतलब बीएनएस छोड़ दीजिए आप, बीएनएस को छोड़ के जितने भी है, ठीक है ना सर? कहीं कहीं मैं आईपीसी बोलूंगा बीएनएस को, तो समझ लाना कि बात किसी कर रहा हूँ, बीएनएस की कर रहा हूँ, भारतीय न्याय संहिता की कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई सर? अब थोड़ा सा इसको डिवाइडेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे और बाकी चीजें समझेंगे। ये अमेंडमेंट जो है 2013 वाला, ये बिल्कुल देखिए, ये 2023 का जो अमेंडमेंट्स है हम इनको भी डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा वो बनाइए, छोटा छोटा डायग्राम बनाना है छोटा सा। इसके क्लासिफिकेशन 1 में आपने बीएनएस लिखा होगा ना, भारतीय न्याय संहिता के अपराध। 6, ये 6 बनाना है टोटल। कितने बनाने? 6। सबसे पहले आता है सर यहाँ पर सेक्शन, धारा, ऑफेंस, पनिशमेंट, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय असंज्ञेय, बेलेबल, नॉन बेलेबल, जमानतीय अजमानतीय, बाय व्हाट कोर्ट ट्रायबल, बाय व्हाट कोर्ट ट्रायबल, किस न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता है, किस न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता है, बात बाय व्हाट कोर्ट ट्रायबल। देखिए जेलों में इस तरह के सवाल आते हैं। किस तरह सवाल आते हैं कि प्रथम अनुसूची में, प्रथम अनुसूची के, देखिए एक बार सुनिए, एक बार
जेलों में इस तरह के सवाल आते हैं। प्रथम अनुसूची के प्रथम वर्गीकरण में तीसरा खंड कौन सा दिया हुआ है? जेलों में इस तरह के सवाल आते हैं सर। ये आरएसएस का स्तर नहीं है, ये जेलों का स्तर है। टोटल कितने खंड है प्रथम अनुसूची में, प्रथम वर्गीकरण में कितने खंड है टोटल? तीसरा खंड कौन सा है? ऑफेंस का है, पनिशमेंट का है, बेलेबल का है, नॉन बेलेबल का है, कौन सा है? कौन सा न्यायालय विचारण करेगा किस खंड में दिया हुआ है, मतलब किस पार्ट में दिया हुआ है? इस तरह के सवाल आते हैं जेलों में अमूमन। लेकिन भैया हम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब जेलों में हमारा एक टारगेट है, पोटेंशियल टारगेट जेलों भी, हम जेलों को भी टारगेट करते हैं। इस तरह के सवाल आएंगे तो उसके लिए तैयार रहना। एक बार बैरिक निकाल लीजिए, बीएनएस, ये बीएनएसएस निकाल लीजिए, एक बार बीएनएसएस निकाल लीजिए प्लीज। इसका शेड्यूल निकालिए एक बार, आ जाइए शेड्यूल में। निकालिए, आइए सेक्शन 100 पे, 100 पे आइए, 103, 103, 104 पे आइए प्लीज। देखिए इधर लिख रहा है ना, फर्स्ट नंबर सेक्शन है, ये सेक्शन है पूरे। 103 पे आइए इधर। अब आप मर्डर के केस में कितनी सजा दी हुई है सर? हत्या के मामले में 103 क्लोज 1 क्या है? मर्डर। कितनी सजा है सर इसमें? डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये ऑफेंस क्या है सर? मर्डर। सजा क्या है उसमें इतनी? अपराध कौन सा है सर? कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब कि सर एफआईआर दर्ज हो सकेगी इसमें। कॉग्निजेबल में क्या होगी? सिर्फ एफआईआर दर्ज हो जाएगी इस वाले। हत्या कोई करेगा तो उसमें क्या हो जाएगी? एफआईआर दर्ज, क्योंकि वो कॉग्निजेबल केस है। जमानत होगी कैसे इसमें? नॉन बेलेबल है। जमानत होगी नहीं होगी? नहीं होगी। जहां पर बेलेबल लिखा हुआ है उसका मतलब यह है कि जमानत एक अधिकार है, बेल क्या है? राइट है। जहां पर नॉन बेलेबल लिखा है इसका मतलब क्या है कि जमानत अधिकार नहीं है। न्यायालय बाकी तथ्यों को भी देखेगी और उसके आधार पर आपको जमानत दे सकती है, मतलब फिर न्यायालय का विवेकाधिकार है। लास्ट देखिए कौन सा कोर्ट ट्राई कर रहा है? कोर्ट ऑफ सेशंस ट्राई कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोर्ट ऑफ सेशन ही एक कोर्ट है जो इन ऑफेंसेस को ट्राई करता है। बात समझ में आई सर? जरूरी नहीं है कि हर मामला, देखिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ऐसे ऑफेंसेस है जिनकी सजा इतनी इतनी है तो उसको ये यही जज साहब ट्राई करेंगे। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहां पर 10-10 साल की सजा है, उसको भी कौन ट्राई कर रहा है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ट्राई कर रहे हैं। मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूँ। ठीक है ना सर? ऐसे बहुत सारे सेक्शंस है जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज इसमें बता रखी है। जैसे आप ये समझिए, एक सेक्शन देखिए आप, प्लीज एक सेक्शन निकालिए। अब इन्होंने पूरे सेक्शन घुमा दिए, ऊपर नीचे कर दिए। एक बार डिफेमेशन देखिए, लुक एट द डिफेमेशन। डिफेमेशन देखिए प्लीज। नेग्लिजेंस में कितना है? नेग्लिजेंस में कब से 10 ईयर की सजा मिलने लगी? पूरा पढ़िए। देखते हैं अभी, मैं आपको सारे सेक्शन दिखा देता हूँ।
एक बार सेक्शन देखिए 356। देखिए देयर आर मल्टीपल प्रोविजंस, जिसमें सजा कितनी होगी ये अगर कोई आपसे पूछता है कि एक ऑफेंस है इसमें कितनी सजा होगी, ट्राइबल है या नहीं है, कॉग्निजेबल है या नहीं है, तो आप बोल सकते हो साहब इंटरव्यू में कि सर इसमें वी हैव टू लुक फॉर शेड्यूल। भाई हमें अनुसूची देखनी होगी इसके लिए, किसी को लिस्ट रटी हुई नहीं है ये बात समझिएगा, किसी को भी लिस्ट रटी हुई नहीं है। और गलत जवाब दो से तो क्या है सर, आप बोल दीजिए कि अनुसूची देखेंगे सर इसके लिए, क्योंकि जरूरी है कि आपको सब कुछ पता हो। ये मैं समझना कि हीरो हीरो गर्दी में देखो मेरे को ये याद भी, ये भी पता है, मैंने बिना देखे आंसर दे दिया। ये जो लिस्ट है इसके पीछे भागने की कोशिश मत करना। तुम देखिए 356(2) में देखिए एक बार, कितने साल की सजा है उसमें, आपको 2 साल की वो दिख रही है सजा, लेकिन कोर्ट कौन सा लग रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन। तो कहने का मतलब ये है कि सजा का क्या ताल्लुक है। आपसे पूछा कि डिफेमेशन में 2 साल की सजा है, कौन से जज से आप ट्राई करेंगे। आप भी जो जोश में पहली बार इंटरव्यू देने गए हो तो वहाँ पे जाके गलती मत कर देना, वहाँ जाके मत बोल देना कि देखो सर 2 साल की सजा है तो इसमें तो जुडिशल मजिस्ट्रेट ही आएगा, ये मत समझना। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, शेड्यूल देखना पड़ेगा। हीरो गिरदे में कुछ नहीं रखा अननेसेसरी, वो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं। तो तुम सिंपल सी बात है ना, तुम बोल दीजिए सर मैं इसके लिए शेड्यूल देखना पड़ेगा एक बार, तो मेरे को मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ कितनी साल की सजा है। ये बात उनको भी पता है कि कोई भी आदमी लिस्ट नहीं याद कर सकता ना पूरे ऑफेंसेस की, किसी के लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि तुम पूरी लिस्ट याद करके ले जाओ, ठीक है। प्रैक्टिकली किसी के लिए पॉसिबल नहीं है और ये फिजिबल भी नहीं है कि आप पूरी लिस्ट को एक साथ याद करके आप ले जा सकते हैं, कभी कोई नहीं लेके जा सकता। बात समझ में आई? किसकी सजा कितनी है, सजा में बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन सा कोर्ट है क्या कोर्ट है, इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा भाई, बैरेक देखना पड़ेगा। और बैरेक देखे बिना आप नहीं बता सकते ना, नहीं बता पाएंगे ना, बता पाएंगे क्या। आपको बोला कि यार एक वो वाला ऑफेंस कर दिया है उसने उसने आप मान लीजिए उसने यार कूट वो करी है, कूट रचना करके कोई डॉक्यूमेंट बनाया था, उस डॉक्यूमेंट को पकड़ लिया डिपार्टमेंट ने और उसमें एक कंप्लेन दर्ज करा दी, परिवार दे दिया कम, या जमानत होगी नहीं होगी। कूट रचित मतलब काउंटर फिट करके एक डॉक्यूमेंट बनाया था और काउंटर फिट करके जो डॉक्यूमेंट था वो डिपार्टमेंट में दिया था, वो डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया कि वो आपने फर्जी डॉक्यूमेंट दिया है, उसमें जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आप देखोगे आईपीसी में यार काउंटर फिट तो दिया हुआ है, या काउंटर फिट के लिए कोई अलग से एक्ट है क्या, नहीं, इसके लिए एक्ट तो दिया हुआ है सर, इसके लिए प्रावधान दिया हुआ है बीएनएस के अंदर, बीएनएस के अंदर इसके लिए सजा के प्रावधान भी है। तो आप क्या करेंगे सर, सीधा सीधा आप बोलेंगे कि यार एक बार देखना पड़ेगा उसमें सजा होगी नहीं होगी। लेकिन वकील लोग क्या करते हैं कॉन्फिडेंस में, अरे जमानत तो हो जाएगी, वो हम करवा देंगे, वो हम दिलवा देंगे, वो हमारा काम है हम करवा देंगे। अभी कोई मैटर लगा हुआ था तो उसमें उसमें क्या है, एक केविट फाइल हो रखी है, अभी 2 दिन से मैं उसी मैटर में लगा हुआ था। ये जो फ्राइडे को शायद क्लास नहीं थी ना, उसमें मैं हॉस्पिटल पे गया था और कुछ काम भी था, तो एक कोड किया था किसी मैटर में, उसमें क्या है केविट लगी हुई है। अब जब उसमें केविट लगी हुई है तो अब लोग तो फोन करते हैं कि यार वकील साहब तो कह रहे हैं कि रिलीफ मिल जाएगा। मैंने बोला कि केविट में तो इंटरिम रिलीफ तो मिलेगा नहीं, नोटिस इश्यू होंगे और नोटिस की जो डेट आएगी वो महीने भर की डेट देंगे, महीने भर बाद तो महीने भर बाद तो फिर इनफ्रेक्चर्स हो जाएगी, क्योंकि फिर आप वो ज्वाइन ही कर लोगे, कोई सर्विस मैटर का मामला था। लेकिन वकील साहब तो कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि रिलीफ मिल जाएगा 1 तारीख को ही, कैसे कह रहे हैं वकील साहब, कैसे कह रहे मुझे, मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप वकील साहब से पूछिए, कोई होता है ना ज्यादा पीछे, वकील साहब से बात करो यार। कहते लोग जानने वालों के बहुत कॉल आ जाते हैं कि सर उसका क्या रहेगा, सर उसका क्या मीटिंग रहेगा, क्या मैटर रहेगा, ठीक है ना सर। तो ये बात समझ में आ गई कैसे प्रोविजंस काम करते हैं। तो इसका कोई भी सिंपल फॉर्मूला नहीं है कि कौन सा ऑफिस कैसे काम करेगा। मैं आपको और भी प्रोविजन दिखा देता हूँ इसके, एक बार निकालिए आप प्लीज, एक बार निकालिए 137 निकालिए, 137, 137 सेक्शन 137 बीएनएस का है ना, 137 देखिए, मल्टीफोल्ड प्रोविजंस। दिख रहा है 137 में 7 साल की सजा है, और कौन सा मजिस्ट्रेट कर रहा है, फर्स्ट क्लास। अब आप बोलो सर ये से कैसे हो रहा है, तो सर कुछ भी पता नहीं है कि कौन सा ऑफेंस कौन कब ट्राई कर ले। 2 साल में कोर्ट ऑफ सेशन आ जाता है कभी तो, और कभी 7 साल में भी कौन आ रहा है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। और भी दिखाता हूँ मैं आपको, एक देखिए, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, एक ही नहीं है, आप देखिए एक बार 121 देखिए, 121 देखिए,
ठीक है सर। एक सेकंड देखो कितने सजा है, 5 साल की। और कौन आ गया इसमें, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास आ गया। 120 देखिए, 7 साल की सजा है, कौन आ रहा है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास आ रहा है। 119 देखिए, 10 साल की सजा है, कौन आ रहा है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास आ रहा है। तो इसमें कुछ पता नहीं है सर कौन कब किस टाइम आ जाए, ठीक है ना सर। तो इसके लिए इसका कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है। आप 117 दो देखिए, 117। अब उसमें एनी मजिस्ट्रेट लिखा है, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी कर सकता है। तो कहने का मतलब है कुछ भी इसमें वो नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि यही मजिस्ट्रेट आप ट्राई करेंगे। क्रिमिनल केसेस में आपको देखना पड़ेगा एक बार डायरेक्ट में कि अच्छा ये मजिस्ट्रेट साहब है, अच्छा ये ऑफेंस है तो इस ऑफेंस में ये मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, इस कोर्ट में लगेगी ये मामला। और जिस कोर्ट में आप मामला लगाते हो फिर उसी कोर्ट में क्या करते हो, आप ड्राफ्ट करते हो। तुमको मैं सिंपल ड्राफ्टिंग सिखा देता हूँ। देखो सर, जब जजमेंट राइटिंग करते हो तो बेसिक मिस्टेक क्या करते हैं समझना। जैसे मान लीजिए मुझे मुझे कंप्लेंट लगानी है, क्या लगानी है, कंप्लेंट केस के थ्रू जाना है। एफआईआर तो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी उन्हीं जज साहब के पास में। मुझे बेल एप्लीकेशन लगानी, सिंपल ना, बेल एप्लीकेशन तो सब लगाऊंगा, कंप्लेंट में लगाऊंगा, सब में लगाऊंगा ना बेल एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन जब जजमेंट लिखूंगा मैं तो फिर मैं इन हटा दूंगा, क्या हटा दूंगा, फिर इनकी क्या जरूरत है। जज साहब क्या खुद जजमेंट देते टाइम इन लिखेंगे क्या। फिर तो सिंपल क्या आता है, फिर आता है सीधा द कोर्ट ऑफ, क्या आता है फिर। और सिविल में लिखोगे, सिविल अगर सिविल मामला है तो आ जाएगा द कोर्ट ऑफ सिविल जज। ऐसे करके काम चलता है सर, ठीक है ना सर। सो एंड सो फोर इस तरह काम चलता है। तुमको बेल एप्लीकेशन बनानी है, इसके फॉर्मेट भी दिए हुए हैं कि बेल एप्लीकेशन का क्या फॉर्मेट होगा, सबके फॉर्मेट पीछे दिए हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको वकालत सीखने के लिए कि सीने की जरूरत पड़ेगी, जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। मैटर फंसेंगे, जरूरत उनके बिना नहीं हो सकता सर, कोर्ट में काम उनके बिना काम ही नहीं चल सकता आपका। लेकिन आप खुद से भी बेसिक बेसिक सीख सकते हो। अगर आपने बैरेक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है ना सर, ये सब सीख जाओगे खुद से कि किस कोर्ट में जाना है। अब तुम ड्राफ्ट करोगे, तुमने ड्राफ्ट ही गलत किया है। तुमने लिखना था जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तुमको लिखना था जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ तुम लिखना था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लेकिन तुमने लिख दिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बेल एप्लीकेशन लगाने के लिए भाई कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है उस आदमी के ऊपर, देखा ना आपने कि अच्छा ये धारा लगी है, ये धारा में तो यार इस ये वाले जज साहब सुनेंगे, मतलब फिर बेल भी क्या लगेगी। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन वाले मामले में कोर्ट ऑफ सेशन में चले जाना बेल लगाने के लिए, उसके लिए कहा जाओगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट में जाओगे। ऐसा नहीं कि सर अरे सर आपने बता देना सर कि मर्डर का केस है, मर्डर के केस में सर 103 में सर कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा मामला, तो मैं बेल एप्लीकेशन लगाने पहुंच गया सीधा कोर्ट ऑफ सेशन। अरे भाई कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं जाना अभी, जब तक कमिट नहीं होगा। पावर किसके पास है, जब तक सुपुर्द नहीं करेगा, पावर किसके पास है जमानत देने की, मजिस्ट्रेट के पास है। जैसे ही कमिटल हो गया पावर कहां चली गई। बस ये बेसिक बेसिक फंडा समझना पड़ेगा, और ये समझ में आता है तो फिर आपको लिटिगेशन आती है। क्रिमिनल आसान है वकालत, क्रिमिनल की वकालत क्या है सर, आसान। एक बार समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं आती, फिर बार बार नहीं भूलता आदमी। सिविल टिपिकल है, किस टाइम किसने कौन सी एप्लीकेशन कब लगा दी कि तुमको दिमाग खराब हो गया कि अरे यार यहाँ तो हम सोच रहे हैं कि जजमेंट आ जाएगा इस साल, ले लग गए, रिसीवर अपॉइंट कर दिया, ले कमीशन इशू कर दिया, ऐसे विटनेस को कमीशन इशू कराने के लिए बोल दिया जो विटनेस कभी आया ही नहीं जीवन में, है भी या नहीं वास्तविकता में पता ही नहीं है। ऐसे केसेस फंसा देता है सामने वाली पार्टी। क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं है। क्रिमिनल केसेस में आर्टिकल 21 इंक्लूड है। कौन इंक्लूड है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अंदर तुमने उस टाइम बाउंड समय में उस आदमी के राइट्स को अगर इन्फ्रिंज किया, जो अधिकार उसको दिए हुए हैं, इतने समय तक 24 घंटे के ऊपर जेल में नहीं रखोगे, 24 घंटे के पहले मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करोगे तो करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। जमानत का आदेश आ गया उसके बाद एक दिन भी फालतू आप उसको नहीं रख सकते जेल में, और जेल में रख लिया तुमने तो बताओ तुम्हारी हालत खराब क्या खराब हो जाएगी फिर। अब जैसे जमानत का ऑर्डर जो है रात को 8 बजे आया तो रात के 8 बजे बाद नहीं छोड़ते, जेल मैनुअल लगते हैं, फिर उसमें क्या लगते हैं,
जैन मैनुअल आपने देखा होगा कि जमाना तो 4 बजे ऑर्डर हो गया था, लेकिन ऑर्डर हाथ में कब आया जेल अथॉरिटी के? 8 बजे। तो सिंपल सा रूल है, 6 बजे बात तो 6 बजे के 6 तक किसी की एंट्री एग्जिट ही नहीं है उसमें। शाम 6 बजे जेल में तो जाते हैं, शाम 6 से सुबह 6 तक किसी की एंट्री नहीं है। सुबह वही 10 बजे जब जेलर साहब आएंगे, उनको जब ऑर्डर दिया जाएगा तो फिर फॉर्मेलिटीज होगी, डॉक्यूमेंटेशन होंगे बहुत सारे, कागज ही कागज लगते हैं सर। इतने कागज लगते हैं, तुम सोचो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, इतने कागज लगते हैं। मैं तो आपको बताऊं, एक केस था जिसमें एक पिस्टल थी। क्या थी? पिस्टल। उस पिस्टल को उदयपुर में ही पिस्टल भेजी जाती है हमारे राजस्थान में। हमारे राजस्थान में जो एफएसएल है वो उदयपुर में जाती है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल से समझाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे मर्डर पेपर मिला है, अब मैंने आदेश दे दिया, तुम मजिस्ट्रेट हो, तुमने आदेश दे दिया कि हाँ इसको पेश किया जाए, और एफएसएल के लिए मैंने मान्यता प्रदान कर दी, मैंने एक फॉर्मल ऑर्डर दे दिया। प्रोसिक्यूशन ने कहा सर इसको हम लोग चाहते हैं टेस्टिंग कराना, मैंने ओके कर दिया। और वहां से सीआई साहब ने भी उसको बोल दिया कि जाओ, तुमने कांस्टेबल को दिया, कांस्टेबल को दिया, उठिए, कांस्टेबल को दिया, तो कांस्टेबल को देने के बाद में कांस्टेबल ऐसा नहीं सीधा बस में बैठेगा और उदयपुर पहुंच जाएगा। वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस जाके मालूम पड़ेगा कि वहां पर जाके वो देखेगा कि प्रॉपरली सील है या नहीं है। एसपी ऑफिस से एक कागज बनेगा, उस कागज बनाने के बाद में उस कागज को दिखाना पड़ेगा उदयपुर जाके, तब जाके तो एफएसएल होगा। अलग अलग होता है सर। जैसे सील जो होती है ना सील, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसको हम बोलते हैं जो एक होती है कपड़े की सील, एक होती है कागज की सील, एक होती है जिसपे कपड़ा के ऊपर एक कागज चिपका देते हैं और कागज के ऊपर सील मार देते हैं। अलग अलग तरह की सील होती है सर, इनके भी नाम दिए हुए प्रैक्टिकली। वो ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोला कि जाओ उदयपुर लेके जाओ तमंचे को और जाके इसका एफएसएल करा लो, ऐसा नहीं होगा। वहां जो ये ओपन करेगा उस लेटर के, एसपी के लेटर के बाद, उसमें वो लिखेगा कि मैंने इसका पूरा निगरानी करी, वापस उसको सील पैक भी किया है। आप ही समझ लीजिए, वो लिखेगा कि मैंने इसकी सील ओपन करी है और सील मुझे बिल्कुल लगी हुई अवस्था में मिली है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है। कभी गाड़ी छुड़ाने गए हो कोर्ट बिचाना, किसी गाड़ी छुड़ाई तुम लोगों ने? और सुपुर्दगी का कागज लगता है, तुम सोचोगे फिर टिकट और लगती है, और पुलिस वाले को टिकट नहीं दी तुमने थाने में जाके, गाड़ी नहीं छोड़े तुम्हारी, नहीं लगती? बताओ। वो टिकट देगा आपको स्पेशल कि सर ये टिकट दिखा देना थाने वाले को, उसको देना ही है, तभी वो गाड़ी की चाबी देगा। गाड़ी चाबी ना दे, हाँ, रिलीज की एप्लीकेशन होती है, सुपुर्दगी का वो पर्चा बनता है, सुपुर्दगी का पर्चा, वो सुपुर्दगी पर्चे पे साइन होते हैं। आप ही समझ लीजिए कि क्रिमिनल केसेस में कानून कम है, लेकिन ये कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा है, तो समझ लीजिए। तो कागजी कार्रवाई ज्यादा है, तो कागजी कार्रवाई तुमको भी आनी चाहिए। समझ में? रही बात लिटिगेशन की, तो कुछ आसान चीज है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। सेम चादर होते हैं सर, 5 ग्राउंड होते हैं, तो 5 ग्राउंड ही सब कुछ मेंशन कर रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, लोअर कोर्ट में इतनी ज्यादा कॉपी पेस्ट चल रहा है, तुम क्या यकीन करोगे कि एक जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट को सब सारी जमानतों में यूज किया जा रहा है। जबकि हम ये उम्मीद रखते हैं, हम मतलब जुडिशरी में आप लोग थोड़ा सा, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से चीजों को, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं चीजों को कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा या आपको उस हिसाब से इस तरह से ली जाएगी कि चार्जशीट पे बहस होगी, कि चार्जशीट के किस मुद्दे मुद्दे पे बहस होगी। आप ये उम्मीद करो कि एफआईआर की जो कॉपी है, एफआईआर की कॉपी में क्या लूप होल है जो चार्जशीट के अंदर नहीं इंक्लूड हुए हैं, आप उन पर बहस करो। अगर चार्जशीट हो गई है, अगर चार्जशीट नहीं हुई है तो उन मुद्दों पे बहस की जाए जो एफआईआर के अंदर लिखे हुए हैं कि सर इसका रोल कितना कम है, इसके एफआईआर में कॉन्ट्रडिक्शन बताओ। इन मुद्दे पे बहस नहीं होती है। मुद्दे क्या होते हैं, किन किन के ग्राउंड्स को रखते हैं? सर अकेला कमाने वाला है, सर गरीब है, सर बीमार है, माँ बाप बीमार है, सर जो अपराध किया है प्रथम बार किया है। मतलब वो फिक्स कॉपी पेस्ट वाला जो फॉर्मेट है वो चलता है, आप ये समझ लीजिए। और ये मैं इस बात की वो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि लॉ का स्तर गिरता जा रहा है हमारे देश में। अरे वास्तविकता है बहुत, मैंने आई हैव सीन द लिटिगेशन बहुत पास से देखी है। तो कहने का मतलब ये है, जब हम बात करते हैं बीएनएसएस के प्रोविजंस की, तो
पहला प्रावधान तो आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड सूची लिखिएगा प्लीज, ठीक है ना सर? आई थिंक ये पहली आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग अच्छे एडवोकेट बने, मैं चाहता हूँ हमेशा, या अच्छे जज बने, या अच्छे इस प्रोफेशन में नाम कमाए। मेरा मकसद वो नहीं है कि मैं किसी को डेरोगेट करूं, मैं भी वहीं से निकला हूं यार, जब मैं खुद था तब मैं खुद नहीं बदलाव कर पा रहा था। प्लीज इधर आ जाइए। क्लासिफिकेशन नंबर 2 में हमने क्या लिखना है वो समझिएगा। ये आपका क्लासिफिकेशन नंबर 2 है ना, इसमें अदर ऑफेंसेस है, अदर लॉस। इस अदर लॉस की बात करेंगे तो इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। पहला है ऑफेंसेस, पहला है अपराध, ऑफेंसेस। दूसरा है संज्ञेय असंज्ञेय, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। तीसरा है वैलेबल नॉन वैलेबल, एंड द फोर्थ वन इज ट्राई, ठीक है ना सर? जमानती है, जमानती, ठीक है ना सर? ये 4 कैटेगरी है। ठीक है, यहां लिखिए प्लीज। फर्स्ट पॉइंट में डेथ, LI और 7+ ईयर इम्प्रिजनमेंट लिखिए। लिखिए मृत्यु कोमा, मृत्यु ओब्लिक आजीवन कारावास, मृत्यु ओब्लिक आजीवन कारावास, या 7 वर्ष से अधिक का कारावास, या 7 वर्ष से अधिक का कारावास, या 7 वर्ष से अधिक का कारावास। इसमें लिखिए दिस इज कॉग्निजेबल। क्या है ये सर? कॉग्निजेबल संज्ञेय मामला होता है। नॉन वेलेबल, नॉन वेनेबल अजमानती अपराध, लिखिए संज्ञेय अजमानती है, अजमानती है, अजमानती मतलब उसमें जमानत नहीं मिलेगी, अजमानती है। इधर लिखिए कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन न्यायाधीश, सेशन न्यायाधीश, सेशन न्यायाधीश या सेशन न्यायालय। सेकंड चीज है सर, सात वर्ष से 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष तक से 7 वर्ष तक का कारावास। कॉग्निजेबल संज्ञेय नॉन वेलेबल जेम फर्स्ट क्लास, जेम फर्स्ट क्लास। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। तीन वर्ष से कम का कारावास में, 3 वर्ष से कम के कारावास में। imprisonment of less than 3 year, imprisonment of less than 3 year, imprisonment of less than 3 year,
imprisonment of less than 3 years, नॉन कॉग्निजेबल, असंज्ञेय, जमानतीय, एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी वर्ग के मजिस्ट्रेट, कोई भी वर्ग के मजिस्ट्रेट या कोई मजिस्ट्रेट या कोई मजिस्ट्रेट या कोई मजिस्ट्रेट, कोई मजिस्ट्रेट। ठीक है सर, एक शेड्यूल हमारा बच रहा है। कौन सा शेड्यूल सर? सेकंड शेड्यूल। कौन शेड्यूल है सर? सेकंड शेड्यूल। अब सेकंड शेड्यूल में फॉर्म नंबर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? फॉर्म नंबर दिए हुए हैं। फॉर्म नंबर का मतलब होता है प्रारूप संख्या। एक बार आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, आपको हैंड टू हैंड फॉर्म नंबर समझा देता हूँ कि क्या किस तरह से फॉर्म नंबर को पढ़ा जाता है। देखिए दूसरी अनुसूची में दिख रहा होगा आपको, नोटिस फॉर अपीयरेंस बाय द पुलिस दिख रहा है आप लोगों को। तो इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं वो लिखते चलिए, ठीक है ना सर? लिखते चलिए इसमें। तो हम दूसरे अनुसूची में लिखते चलिए। पॉइंट नंबर वन सर, एग्जाम में जो पूछे हैं, जेलो में पूछा गया फॉर्म नंबर 32, जेलो 2023 में पूछा था उन्होंने। तो प्रारूप संख्या 32 पूछी था, तो हम उसको लिख लेते हैं। और क्या लिखने में क्या जा रहा है हमारा, लिखिए। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, फॉर्म नंबर 1 प्रारूप संख्या 1, उसके ब्रैकेट में लिखना सेक्शन 35(3), सेक्शन 35 क्लोज 3, सेक्शन 35 क्लोज 3। ठीक है ना सर? आप बस सामने जगह छोड़ दीजिएगा लिखने के लिए, भाई सेक्शन 35 क्लोज 3 क्या है, फॉर्म नंबर 1 का जगह छोड़ देंगे लिखने के लिए। मैं सिर्फ फॉर्म नंबर 1 और उसका सेक्शन लिखवा रहा हूँ, सामने क्या है उसका जगह छोड़ दे रहा हूँ। जैसे फॉर्म नंबर 1 जो है वो समन टू अक्यूज पर्सन है, ठीक है ना सर? क्या है? समन टू अक्यूज पर्सन है। नोटिस फॉर अपीयरेंस बाय द पुलिस, तो समन किसके लिए है? वो अक्यूज पर्सन के लिए है, पुलिस द्वारा प्रकट होने के लिए नोटिस लिखा हुआ है ना, अभियुक्त या नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम। अब ये जो नोटिस है ना सर, ये नोटिस इंपोर्टेंट है। आपको मैंने केस पढ़ाया हुआ सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई 2022 की गाइडलाइंस है इसमें। अगर ये नोटिस नहीं दिया और बिना इस नोटिस के गिरफ्तार कर लिया तो जमानत का आधार बनता है। हम पढ़ेंगे इसको, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है नोटिस। समझ में? ये सूचना क्यों जरूरी है? पुलिस वाले क्या करते हैं सर, बुला लेते हैं आपको कि हाँ सर आ जाओ, एक मामले में आपके खिलाफ कंप्लेन आई है, बताओ सर उसको मामला क्या है, आप आके बताओ, समझाओ हमें। तो तुम क्या करोगे? तुमको मान लो तुमको फोन आ गया, तुम एडवोकेट तो हो ही गई तुम्हारी ना, तुम्हारे पास फोन आ गया कि सर ऐसे ऐसे फोन आया मुझे पुलिस स्टेशन से और ऐसे बोला है कि आप आ जाइए थाने में, आप थाने हाजिर हो जाइए। तो क्या तुम अलाउ करोगे? कि तुम बोलोगे उसको तो भाई तू हो क्या जा, जाओ तो बात कर लो, पुलिस तो आपकी दोस्त है, ये बोलोगे? हाँ, अपराधों में भय, नागरिकों में विश्वास, ऐसी कुछ लाइन है ना पुलिस की। तो क्या तुम क्या जाओगे पुलिस के पास? बीइंग एन एडवोकेट क्या तुम एडवाइस कर दोगे उसको, नहीं हो गया वो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो बैठे ही हैं, जिंदगी में कभी नहीं आएगा तुम्हारे पास। समझ में आएगी सर? समझ में आई? कभी उसको नहीं जाने देना है। आप खुद जाइए या फिर किसी थर्ड पर्सन को भेजिए कि मामला क्या है, मैं उसका एडवोकेट हूँ, मुझे बताओ। समझ में आई? बिठा लेते पुलिस, आ जाओ बैठ जाओ, वास्तविकता ही है। और तुम उसको जाके बताओ ना कि नहीं नहीं, तो अब तुम ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि सर ने तो बताया था कि नोटिस नहीं देंगे तो नोटिस के बिना अरेस्ट नहीं हो सकता। क्या पता वो संज्ञेय मामला हो, क्या पता वो कॉग्निबल केस हो, वो डायरेक्ट अरेस्ट कर ले, लग गया प्राइमा फेसी केस है, उठा लिया। पुलिस के पास में 100 पावर्स है, और मतलब हर तरह के सेक्शंस में उसके पास पावर दी हुई है, अरेस्ट कर सकता है। टेक्निकल बात ये होती है कि आप यू कैन नॉट थ्रो योर क्लाइंट, जस्ट जाओ होके आओ। सेकंड पॉइंट लिखिए प्लीज। फॉर्म नंबर 2 प्रारूप संख्या 2। प्रारूप संख्या 2 जो है, प्रारूप संख्या 2 जो है सर, ये क्या है? समन टू अक्यूज पर्सन, ठीक है ना सर? इसमें लिखिए सेक्शन 63,
धारा 63, नाम सामने बाद में तुम लोग लिख देना। थर्ड लिखिए, फॉर्म नंबर 3 वारंट ऑफ अरेस्ट। फॉर्म नंबर 3 वारंट ऑफ अरेस्ट। प्रारूप संख्या 3 गिरफ्तारी का वारंट। गिरफ्तारी का वारंट, ठीक है ना सर। जो वारंट इश्यू होता है ना, तो वो इस तरह से प्रारूप बनता है। सेक्शन इसमें 72, सेक्शन 72 है इसका 72। अब लिखिए सर, फॉर्म नंबर 4 बेल बॉन्ड। ये जो बेल बॉन्ड आप सबमिट करते हो ना कोर्ट के सामने जमानत मिलने के बाद में, कि मैं जब बुलाएगा तब आऊंगा, तब जब तुम कहोगे तब तब आऊंगा, मैं डिफॉल्ट किया तो इतने इतने रुपए का मेरा घाटा हो जाएगा। जमानत में सर अलग अलग चीजें होती है, ये बात समझिए थोड़ा सा। इधर देखिए एक बार, फॉर्म नंबर 4 देखिए, उसमें जो फॉर्म नंबर 4 जो सेक्शन 83 है, इसमें समझिए होता क्या क्या चीज है सर। जमानत में कुछ कुछ चीजें हैं, समझिए। अभी जब हम बात करते हैं बेल की, किसकी बात करते हैं? बेल की, जमानत की। तो जमानत सिर्फ बोलने से नहीं मिल जाती। जैसे जैसा आपने बोल दिया ओके ओके आपको रिलीज करते हैं, इस उनके कहने से ही आपको जमानत नहीं मिल जाएगी। उन्होंने कह दिया, उन्होंने उनके कहते ही आपको जमानत नहीं मिल जाएगी। जमानत कब मिलती है आपको? जमानत आपको तब मिलती है जब आप कुछ शर्तें पूरी करते हो। क्या क्या शर्तें हैं सर? एक तो आप बेल दोगे, एक होता है बॉन्ड, एक होता है श्योरिटी, एक होता है सिक्योरिटी। ये सब क्या चीजें हैं सर? समझे। इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिभू, इसको बोलते हैं प्रतिभूति, इसको बोलते हैं बंद पत्र। और ये जो बेल है, ये बेल का ऑर्डर है। कोर्ट क्या देता है? ये बेल, बेल का ऑर्डर मिलने के बाद भी 3 चीजें भरनी पड़ती है। समझ में ही बात? जैसे कोर्ट ने बोला 10,000 रुपये जमा कराओ और बेल ले जाओ, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप भाग गए तो कोर्ट आपके 10,000 रुपये क्या करेगी? जब्त कर लेगी। कुछ शर्तें भी होती है, तो आप अपने बंद पत्र में हर चीज लिखते हो कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो मैं 10,000 रुपये कोर्ट को दे दूंगा, मतलब ठीक है ना सर। लाइन पढ़िए सर, फोन नंबर 4 में लाइन पढ़िए, लास्ट नेक्स्ट लाइन पढ़िए जहां से लिखा हुआ है ना, टू आंसर द सेड चार्ज एंड कंटिन्यू टू अटेंड अंटिल अदरवाइज डायरेक्ट बाय द कोर्ट इन द केस ऑफ मेकिंग डिफॉल्ट आई बाइंड माई सेल्फ टू फॉरफिट गवर्नमेंट द सम ऑफ रुपीज। लिखा हुआ है न्यायालय में हाजिर होऊंगा जब तक कि न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट ना किया जाए, तब तक हाजिर होता रहूंगा। मैं अपने अबद्ध करता हूँ, यदि मैंने इससे चूकी तो मेरी रुपए की राशि सरकार को संप्रत हो जाएगी। तो ये राशि जो संप्रत हो रही है ना, जो इतनी रुपीज जो फॉरफिट हो रही है, ये क्या है सर? आपकी सिक्योरिटी। और श्योरिटी भी एक कलाकार होते हैं जो बोल देते हैं कि भाई 2 लोग आपकी श्योरिटी देंगे, मतलब 2 लोग आगे प्रतिभूति देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नहीं आएंगे तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? अरेस्ट कर लेंगे। अरे तुम तो डिफॉल्टर, तुमको जमानत मैंने दिलवा दी और तुमने बोला वकील साहब मेरे तो कोई नहीं है, आप ही माई बाप हो, प्लीज मेरे एक ये बन जाओ। कभी मत बनना, वो भागेगा तो तुमको पुलिस पकड़ेगी। बात समझ में आई? बेसिक बेसिक फंडा है। इसको बोलते हैं फर्निशिंग ऑफ बेल, जमानत देने की प्रक्रिया। जमानत देने का मतलब ये नहीं होता कि अब वो से एक देर इज ए जजमेंट, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस संजय दत्त, 5 जजमेंट से, उसके बाद में आचार्य वाला जजमेंट भी आया, एंड देयर आर सो मेनी जजमेंट्स आल्सो, आर के डाल में जजमेंट भी है, बहुत सारे जजमेंट्स हैं। लेकिन उस जजमेंट में एक बात बोली, हर जजमेंट ने एक क्या बात बोली सर? ये बात बोली कि जमानत का मतलब ये नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि डिफॉल्ट बिल का मतलब ये नहीं है कि आपको हमने छोड़ा कि चलो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको ये भी भरना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं दोगे तो फिर हम समझेंगे कि भैया कोई फायदा नहीं है, और टाइम बाउंड तरीके से देना पड़ेगा। हमें निर्धारित करना पड़ेगा कि 3 दिन में आपको सब जमा कराएं। ठीक है सर, लिखिए फॉर्म नंबर 12, फॉर्म नंबर 12, फॉर्म नंबर 12। ये फॉर्म नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो गया है सर अब, ठीक है ना, इसको याद रखना। फॉर्म नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। फॉर्म नंबर 12 प्रारूप संख्या 12, ब्रैकेट में लिखना सेक्शन 97, सेक्शन 97। फॉर्म नंबर 13 126 125 26, प्रारूप संख्या 13, धारा 125 126। फॉर्म नंबर 32
32 में आ जाएगी सर, फॉर्म नंबर 32। 32 नहीं यार, अब 32 अच्छा नहीं रहा है, अब हो गया 33। हो क्या हो गया अब सर, अब वो क्या हो गया अब 33 हो गया है, ठीक है ना सर। 33 करना चार्ज। अरे आप लोग बोलते हो ना सर चार्ज स्विमिंग की क्लासेस बता दो सर, सर चार्ज स्विमिंग की क्लासेस लगा दो सर, आप लोग बोलते, बच्चे आते मेरे पास में। अभी एपीओ का एग्जाम चल रहा है, तो एपीओ में कैसा लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ चार्ज, फ्रॉम द चार्ज फ्रेमिंग, मतलब चार्ज फ्रेमिंग से रिगार्डिंग में हम क्या पूछेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे। और बच्चा क्या कह रहा है, सर चार्ज फ्रेमिंग की क्लासेस भी ले दो, सर हमें चार्ज फ्रेमिंग भी पढ़ा दो। और मैं अगर बात कह रहा हूँ, चार्ज फ्रेमिंग पढ़ाना मेरे कोई बहुत ऐसे बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है चार्ज फ्रेमिंग पढ़ाना, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा कैसे, फॉर्म नंबर 33 से। ये तो होता है ना चार्ज फ्रेमिंग, करी नहीं करी आप लोगों ने चार्ज फ्रेमिंग, जिन बच्चों ने मेंस लिखा इस क्लास में। देखिए ऐसे तो चार्ज लिखते हैं, मैं मजिस्ट्रेट सो एंड सो सेक्शन 41 आपने तारीख पर ये किया है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, अब इसमें पूरे पूरे इसने प्रोविजन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं चार्ज फ्रेमिंग का सर, ठीक है ना। फॉर्म नंबर 33 इंपोर्टेंट है। अब जो इंपोर्टेंट है सर वो है 34, 34 भी इंपोर्टेंट है सर। समन टू विटनेसेस, ठीक है ना सर, दिख रहा है समन टू विटनेसेस, 34 भी इंपोर्टेंट है। अब 41 देखिए, अब 41 इंपोर्टेंट है सर। वारंट ऑफ कमिटमेंट अंडर द सेंटेंस ऑफ डेथ, 407। ये था पहले 368, 366, 367, 368, अब क्या बन गया है 408, 407। अब देखिए क्या इंपोर्टेंट है, 46 इंपोर्टेंट है सर, 46 पे आइए। बॉन्ड फॉर अपीयरेंस ऑफ ऑफेंडर, रिलीज पेंडिंग रियलाइजेशन ऑफ द फाइन, सेक्शन 464 एक बी। देखिए फॉर्म नंबर 57 में आइए, फॉर्म नंबर 57, वारंट ऑफ अटैचमेंट एंड सेल ऑफ फॉरफीचर ऑफ बॉन्ड, 57, धारा 491। ये भी इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है ना सर। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जहां से प्री के सवाल आते हैं, ऐसे तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मोस्टली इन्हीं को पूछा गया है रिपीटेटिव, जेएलओ हो या राजस्थान हाईकोर्ट मतलब आरजेएस अपना, वो ये पूछे गए हैं, ठीक है ना सर। आज के लिए इतना ही क्लास है, ठीक है। अभी 5 मिनट के ब्रेक बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एसआरए।